हेलो गाइस, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण इंटरनेट का ज्ञान देने वाला हूं। इंटरनेट के बारे में सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट की दुनिया में जो टर्म होते हैं, जैसे URL क्या होता है, HTML क्या होता है, ISP क्या होता है, राउटर क्या होता है, ईमेल क्या होता है, जीमेल क्या होता है। तो इंटरनेट की दुनिया में आपको जो भी चीज़ें सुनने में आती हैं, आपको जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो, फिर भले वेबसाइट हो, हाइपरलिंक हो, तो जो कुछ भी आप इंटरनेट की दुनिया में देखते हो, उन सभी चीज़ों के बारे में एक नहीं दो नहीं पूरे 51 टॉपिक के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर से देखिएगा ताकि आपको इंटरनेट के बारे में सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाए। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो बात करते हैं व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा है इंटरनेट को हिंदी में भूजाल, अंतर्जाल और नेटवर्कों का जाल भी कहते हैं। गाइस, अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो या फिर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेट को हिंदी में भूजाल भी कहते हैं, अंतर्जाल भी कहते हैं और नेटवर्कों का जाल भी कहते हैं। आगे लिखा है इसमें कई प्रकार के लैन और मैन नेटवर्क शामिल होते हैं। तो गाइस, जो हमारा वैन नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, उसका ही एग्जांपल होता है इंटरनेट। तो गाइस, इंटरनेट के अंदर काफ़ी तरीके के लैन और मैन नेटवर्क जुड़े होते हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। लैन और मैन नेटवर्क मिलकर के ही वैन नेटवर्क बनाते हैं और वैन नेटवर्क को ही हम इंटरनेट बोलते हैं। आगे लिखा है ये नेटवर्क किसी न किसी संचार माध्यम तार या बेतार से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि एक नेटवर्क पर उपलब्ध कंप्यूटर किसी दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर से सीधे लिंक बना सकता है। वैन नेटवर्क के अंदर जो नेटवर्क होता है उस नेटवर्क में तार और बेतार यानी कि वायरलेस और वायरलेस दोनों तरीके से कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाता है, दोनों तरीक़ों से कम्युनिकेशन हो जाता है। और कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से होता है कि एक नेटवर्क वाला कंप्यूटर किसी दूसरे नेटवर्क वाले कंप्यूटर से आसानी से लिंक हो सकता है, आसानी से कम्युनिकेट कर सकता है, उससे अपने डेटा को शेयर कर सकता है। आगे लिखा है और डेटा या सूचना को आपस में आदान प्रदान कर सकता है और एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ में आसानी से अपने डेटा या सूचना को आसानी से एक दूसरे को शेयर कर सकता है, आदान प्रदान कर सकता है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं व्हाट इज़ इंटरनेट। दोस्तों, इंटरनेट और इंटरनेट दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इंटरनेट और इंटरनेट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो चलिए बात करते हैं इंटरनेट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है जब कई कंप्यूटर आपस में किसी नेटवर्क के माध्यम से जोड़े जाते हैं तथा वे आपस में डेटा या सूचना का आदान प्रदान करते हैं, परंतु यह नेटवर्क पूरे विश्व में न फैलकर किसी एक संस्था या कंपनी तक सीमित रहता है, तो वह नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। तो गाइस, जब कोई भी कंप्यूटर आपस में किसी नेटवर्क के साथ में जुड़ता है और आपस में एक दूसरे का डेटा शेयर करते हैं, एक दूसरे का डेटा रिसीव और सेंड करते हैं, तो ऐसे में ये जो नेटवर्क होता है ये नेटवर्क पूरे विश्व में नहीं फैला होता है। जो इंटरनेट होता है वो पूरे विश्व भर में फैला होता है और इंटरनेट पूरे विश्व में न फैलकर किसी एक संस्था, किसी एक कंपनी तक सीमित रहता है और ऐसे नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। तो इंटरनेट में क्या होता है, इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क होता है, पूरे विश्व भर में फैला होता है, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। लेकिन इंटरनेट जो होता है वो प्राइवेट नेटवर्क होता है, वो पूरे विश्व में नहीं फैला होता है, वो किसी इंस्टीट्यूट, किसी कंपनी तक ही फैला होता है और इस नेटवर्क के अंदर कोई तीसरा यूजर इंटर नहीं कर सकता है क्योंकि एक प्राइवेट नेटवर्क होता है और इंटरनेट हमारा पब्लिक नेटवर्क होता है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट के इतिहास के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर लिखा है इंटरनेट का आविष्कार प्रोफेसर लियोनार्ड क्लिनार्क ने 2 जनवरी 1969 को किया था। तो गाइस, जो आप इंटरनेट यूज करते हो, इस इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था लियोनार्ड क्लिनार्क। तो इन्होंने 2 जनवरी को 1969 को किया था। इसके बाद शोध कार्य का आरंभ ARPANET द्वारा पूरा किया गया और इसके बाद में इंटरनेट के अंदर जो रिसर्च वगैरह हुई, जो रिसर्च वर्क हुआ, वो सारा का सारा ARPANET कंपनी ने किया, जिसके कारण इंटरनेट का सबसे पहला नाम ARPANET रखा गया। और दोस्तों, इसीलिए इंटरनेट का जो पहले नाम था, जो सबसे पहला नाम था, वो ARPANET ही था। तो गाइस, बेसिकली ARPANET एक एजेंसी का नाम है और इस एजेंसी का पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस, आगे लिखा है सर्वप्रथम इसका प्रयोग अमेरिकी रक्षा विभाग ने किया तथा बाद में इसे पब्लिक नेटवर्क के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो गाइस, आज से पहले जब इंटरनेट बना था तो इंटरनेट का इस्तेमाल हर कोई नहीं करता था। आजकल हम सभी लोग इंटरनेट को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले इंटरनेट का इस्तेमाल कौन करता था? अमेरिका रक्षा विभाग करता था। अमेरिका की जो डिफेंस एकेडमी थी या कहें तो डिफेंस वाला डिपार्टमेंट था, तो वही इंटरनेट का इस्तेमाल करता था। और बाद में क्या हुआ, इंटरनेट को पब्लिक नेटवर्क के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और पब्लिक नेटवर्क में कन्वर्ट होने के बाद इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। इसके बाद में गाइस बात करते हैं ईथरनेट क्या होता है।
तो ईथरनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए गाइस। ईथरनेट क्या होता है? ईथरनेट सीपीयू के मदरबोर्ड पर लगा एक कनेक्टर या एक सॉकेट होता है, या इसे हम स्विच भी कहते हैं, जिसमें लैन केबल को कनेक्ट करके कंप्यूटर में इंटरनेट को एक्सेस किया जाता है। तो आगे से आपसे कोई पूछे कि ईथरनेट क्या होता है, तो ईथरनेट एक ऐसी कनेक्टर होता है या कहे तो एक ऐसा सॉकेट होता है जो हमारे कंप्यूटर के सीपीयू के मदरबोर्ड पर लगा होता है। तो इसका इस्तेमाल कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए करते हैं। और कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को कैसे एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए हम लैन केबल का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, जो हमारी लैन केबल होती है, उस लैन केबल के कनेक्टर को हम ईथरनेट वाले कनेक्टर में कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चालू हो जाता है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं ये ईमेल क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है ये एक मैसेजिंग सर्विस होती है। तो गाइस, मैसेजिंग सर्विस का मतलब ये हुआ कि आप एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हो, यानी कि संदेश भेज सकते हो, जिसे हम चिट्ठी भेजना कहते हैं, जिसकी सहायता से एक कंप्यूटर यूजर इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व में या दुनिया के किसी भी कोने में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर पर अपना डेटा भेज या प्राप्त कर सकता है। तो ईमेल क्या होता है? ईमेल एक मैसेजिंग सर्विस होती है, और ईमेल की सहायता से कोई भी कंप्यूटर यूजर इंटरनेट की सहायता से पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में किसी भी कोने में अगर कोई कंप्यूटर यूज किया जा रहा है, तो उस कंप्यूटर में वो अपना डेटा भेज सकता है या चाहे तो अपना डेटा प्राप्त कर सकता है। इसके बाद में इस बात करते हैं जीमेल क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है उदाहरण के तौर पर ईमेल को यदि हम एक चिट्ठी मान लें या उसको संदेश मान लें, तो इसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाने का कार्य जीमेल करता है। इसे हम डाकिया या पोस्टमैन भी मान सकते हैं। तो गाइस, ईमेल को हम बिल्कुल पोस्टमैन मान सकते हैं, जैसे कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जब आप ईमेल भेजते हो, तो उस ईमेल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने का काम करता है जीमेल। ऑलराइट गाइस, तो जैसे ईमेल हमारा संदेश हो जाता है, हमारी चिट्ठी हो जाती है, और जीमेल को हम डाकिया मान सकते हैं। तो एक चिट्ठी को पहुंचाने का, लाने का काम कौन करता है? एक डाकिया करता है, पोस्टमैन करता है। तो वैसे ही ईमेल हमारी एक चिट्ठी है और जीमेल एक डाकिया है। तो हमारे इसी ईमेल को भेजने का काम करता है हमारा जीमेल। ऑलराइट गाइस, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल और जीमेल का पूरा नाम होता है गूगल मेल। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद में गाइस बात करते हैं www। ये www क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा है इसके माध्यम से इंटरनेट के किसी भी सर्वर में स्टोर सूचनाओं को देखा व प्राप्त किया जा सकता है। इसे वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं। तो www क्या होता है? ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यानी कि एक ऐसी वेब होती है, एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसकी सहायता से इंटरनेट के सर्वर में या इंटरनेट के किसी भी सर्वर में स्टोर किया गया डेटा को आप देख सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं और उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। यानी कि आप उस डेटा को सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में उसको सेव भी कर सकते हैं, या कहे तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हाइपरलिंक क्या होता है। तो गाइस, यहाँ पर लिखा है ये हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से बनी एक ऐसी लिंक होती है जो किसी भी वेबसाइट में एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर ले जाने का कार्य करती है। तो सिंपल वर्ड में बोले तो हाइपरलिंक एक ऐसी लिंक होती है जो आपको इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट के एक पेज को किसी दूसरे पेज से कनेक्ट करती है, या कहे तो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर ले जाने का काम करती है। आगे लिखा है हाइपरलिंक सामान्यतः ब्लू कलर में टेक्स्ट की फॉर्म में होती है, जिस पर क्लिक करने पर ये पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। तो जो गाइस हाइपरलिंक आप देखते हो इंटरनेट पर, तो हाइपरलिंक जनरली कैसी होती है? ब्लू कलर की होती है, यानी कि आपको ब्लू कलर में टेक्स्ट लिखा दिखाई देगा, नीले रंग में लिखा हुआ टेक्स्ट दिखाई देगा। तो उसी टेक्स्ट को, उसी ब्लू कलर के टेक्स्ट को हम हाइपरलिंक कहते हैं। तो जब आप इस ब्लू कलर वाले टेक्स्ट पर क्लिक करते हो, तो ऐसे में आपका जो ब्लू कलर वाला टेक्स्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पर्पल कलर में, यानी कि बैगनी कलर में। तो आपकी हाइपरलिंक की एक पहचान होती है कि हाइपरलिंक आपको पहले कैसी दिखाई देगी? पहले नीले रंग की दिखाई देगी, लेकिन जब आप उस पर क्लिक कर दोगे तो ऐसे में जो आपका नीला रंग होता है वो पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि नीला रंग बैगनी रंग में बदल जाएगा। आगे लिखा है साथ ही कर्सर भी इस रूप में बदल जाता है। आप दोस्तों जो हाइपरलिंक होती है, तो हाइपरलिंक के पास आप जैसे ही कर्सर को ले जाते हो, तो वैसे तो आपके वेब पेज पर कर्सर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आपका कर्सर किसी हाइपरलिंक के पास में आएगा तो कर्सर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारी हाइपरलिंक है। आगे लिखा है कई बार हाइपरलिंक किसी टेक्स्ट की फॉर्म में ना होकर किसी बटन, इमेज, ग्राफ या शेप में हो सकती है। अब गाइस, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हाइपरलिंक जो आपको दिखाई देगी वो ब्लू कलर के टेक्स्ट की फॉर्म में ही होगी। तो गाइस, हाइपरलिंक कई बार आपको बटन की फॉर्म में दिखाई दे सकती है, कोई फोटो की फॉर्म में हो सकती है, कोई ग्राफ हो सकता है, कोई शेप हो सकता है। तो इन सभी फॉर्मेट में आपको हाइपरलिंक दिखाई दे सकती है। आप अपनी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। आपने देखा होगा काफी सारे बटन बने होते हैं, जैसे होम बटन होता है, शेयर बटन होता है, लाइक बटन होता है। इसके अलावा बहुत सारे एनिमेशन होते हैं, ग्राफ होते हैं, शेप होते हैं। तो हाइपरलिंक हर एक फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। ऑलराइट गाइस, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद में गाइस बात करते हैं व्हाट इज आर्ची। आर्ची क्या होता है?
तो यहाँ पर लिखा है इंटरनेट की यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार की जानकारी को खोजने का काम करते हैं। तो गाइस आरजी एक प्रोग्राम होता है, इंटरनेट की दुनिया में एक प्रोग्राम होता है, या कह सकते हैं ये एक ऐसी व्यवस्था होता है जिसकी सहायता से हम इंटरनेट की दुनिया में किसी भी प्रकार की जानकारी को सर्च कर सकते हैं, उसको खोज सकते हैं। आगे लिखा है यह एक प्रकार से सर्वरों का समूह है और इसके द्वारा इंटरनेट यूजर अपनी इच्छा अनुसार या अपनी इच्छा की वेबसाइट को उसकी श्रेणी के अनुसार खोज सकता है। तो गाइस यहाँ पर जो आरजी प्रोग्राम होता है ये सर्वरों का एक सेट होता है और इसके द्वारा इंटरनेट यूजर क्या कर सकता है, अपनी इच्छा अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार जो वेबसाइट्स होते हैं उनको कैटेगराइज कर सकता है और किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको सर्च कर सकता है। ऑलराइट गाइस, इसके बाद में गाइस बात करते हैं व्हाट इज राउटर। राउटर क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा है राउटर का इंटरनेट मार्ग में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। जो राउटर होती है एक हार्डवेयर डिवाइस होती है और इंटरनेट की दुनिया में इंटरनेट का यूज करते टाइम इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो लिखा है यह डेटा संचरण के लिए नेटवर्क के जाल में एक उचित मार्ग का चयन करता है। तो गाइस जब भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, इंटरनेट से कम्युनिकेट करते हो, तो ऐसे में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजने के लिए या सर्वर से क्लाइंट के कंप्यूटर पर डेटा को रिसीव करने के लिए, डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरनेट की दुनिया में जो नेटवर्क का जाल होता है, तो उस जाल में से जो बेहतर पाथ होता है, जो सबसे बढ़िया सरल सस्ता रास्ता होता है, तो उस रास्ते का चयन करता है, उस पाथ का चयन करता है। और ऐसा करने से क्या होता है, अगर रास्ता आसान होता है, सरल होता है, तो इससे जो डेटा कम्युनिकेशन आसानी से हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। तो राउटर की सहायता से आप डेटा कम्युनिकेशन को आसानी से और जल्दी से भी कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, चलिए इसके बाद में बात करते हैं व्हाट इज गोफर। गोफर क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा है गोफर विश्व के अनेक पुस्तकालयों तथा सर्वरों से यूजर्स के लिए डेटा सूचना को उपलब्ध कराने का उचित माध्यम है। गोफर एक ऐसी सर्विस है जिसकी सहायता से दुनिया भर के जो लाइब्रेरी होते हैं, जो सर्वर होते हैं, तो उन सभी लाइब्रेरी और सर्वर से यूजर के लिए डेटा और इन्फॉर्मेशन, जो डेटा होता है, जो सूचना होती है, तो उसको उपलब्ध कराने का जरिया होता है। इसकी सहायता से कंप्यूटर यूजर, इंटरनेट यूजर आसानी से अपने लिए डेटा और सूचना को सर्च कर सकता है, उसको फाइंड कर सकता है। इसके बाद में इस बात करते हैं व्हाट इज मॉडम। मॉडम क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा है मॉडम का पूरा नाम मॉड्यूलेटेड डिमॉड्यूलेटर है। जो मॉडम है, मॉडम का पूरा नाम होता है एमओ का मतलब मो का मतलब मॉड्यूलेटर और डीईएम यानी कि डेम, तो डेम का मतलब होता है डिमॉड्यूलेटर। तो अगर आपसे पूछा जाए मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉडम का पूरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मॉडम का पूरा नाम मॉड्यूलेटेड डिमॉड्यूलेटर है। ऑलराइट गाइस, आगे लिखा है मॉडम डेटा संचरण का वह माध्यम है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो इस मॉडम एक ऐसी डिवाइस होती है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो मॉड्यूलेशन कहलाती है, उसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। यानी कि जब डेटा को, डिजिटल सिग्नल वाले डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा, तो ऐसे में ये जो प्रोसेस होती है इसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं या कहे तो मॉड्यूलेटर कहते हैं। और जब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है तो उसको हम डिमॉड्यूलेटर या डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। यानी कि डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस मॉड्यूलेशन और एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस डिमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन को आप मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेशन को आप डिमॉड्यूलेटर भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में गाइस बात करते हैं व्हाट इज चैटिंग। चैटिंग क्या होती है? तो यहाँ पर लिखा है चैटिंग इंटरनेट पर उपलब्ध एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा कोई यूजर किसी दूसरे इंटरनेट यूजर से इंटरनेट के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है। तो चैटिंग क्या होती है? चैटिंग इंटरनेट पर अवेलेबल एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से कोई भी यूजर, कोई भी इंटरनेट यूजर किसी दूसरे इंटरनेट यूजर के साथ में आपस में संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है। यानी कि एक दूसरे को मैसेज भेज सकता है, मैसेज को रिसीव कर सकता है। और आगे लिखा है इसमें दोनों यूजर कीबोर्ड की सहायता से टाइपिंग करके दूसरे यूजर को अपना मैसेज भेज सकते हैं। और इसमें क्या होता है, कीबोर्ड की सहायता से टाइपिंग करके आप किसी दूसरे इंटरनेट यूजर को अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं और उसका मैसेज रिसीव कर सकते हैं। आगे लिखा है इसके अलावा अपनी आवाज़, फोटो, वीडियो और दस्तावेज को मैसेज के रूप में भी भेज सकते हैं। और चैटिंग में आप क्या कर सकते हैं? चैटिंग में आप अपनी फ़ोटो भेज सकते हैं, अपनी आवाज़ भेज सकते हैं, अपने वीडियो भेज सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप मैसेज के फॉर्मेट में भेज सकते हैं या रिसीव भी कर सकते हैं। तो जैसे आजकल आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम इन सब पर मैसेंजर को यूज़ करते हैं, तो जो भी मैसेंजर्स होते हैं, मैसेंजर्स पर आप जो भी एक दूसरे से बातें करते हैं उसी को हम चैटिंग बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे बात करते हैं व्हाट इज ई कॉमर्स। ये ई कॉमर्स क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर लिखा है यह इंटरनेट पर उपलब्ध वर्तमान समय में व्यापार करने का एक अच्छा साधन है। तो ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर अवेलेबल एक ऐसी सर्विस है जिसके द्वारा आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि अपना सामान बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं।
यानी कि इंटरनेट पर मार्केटिंग करने का जरिया है ई कॉमर्स, जिसमें वस्तुओं की खरीद और बिक्री की सुविधा एवं उससे संबंधित सूचनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कई विशेष ऑफर, वस्तु का मूल्य, छूट, तुलना आदि इन सब चीज़ों को वहाँ पर दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। तो ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स साइट्स होती हैं जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इस तरीके से मीशो है। तो जितनी भी ई कॉमर्स साइट्स होती हैं उन सभी पर आप क्या कर सकते हैं? वस्तुओं की खरीद कर सकते हैं, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। इसके अलावा उसमें क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आप जानकारी पा सकते हैं और इसके साथ में जो रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी होती है, कोई भी ऑफर होता है, उसका जो प्राइस होता है, छूट होती है, डिस्काउंट होती है और इसके साथ में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ई कॉमर्स साइट्स पर आसानी से कर सकते हैं। जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, तो ये सारी ई कॉमर्स साइट्स होती हैं। ऑलराइट गाइस, आगे लिखा है आजकल अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट्स इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। चलिए गाइस, इसके बाद में बात करते हैं व्हाट इज़ ब्राउज़र। ये ब्राउज़र क्या होता है, तो ब्राउज़र के बारे में जानते हैं। यहाँ पर लिखा है यह एक विशेष यूटिलिटी प्रोग्राम है, या कहे तो जो ब्राउज़र होता है ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो क्लाइंट मशीन से रिक्वेस्ट लेकर सर्वर को भेजता है। तो क्या होता है, जो क्लाइंट मशीन होती है, जो आपका कंप्यूटर होता है, तो आपके कंप्यूटर से रिक्वेस्ट लेता है और सर्वर को भेजता है, इंटरनेट के सर्वर को भेजता है और उसके बाद में सर्वर द्वारा प्राप्त रिस्पांस को वापस क्लाइंट मशीन पर भेजता है और इंटरनेट के सर्वर से जो रिजल्ट आता है, जो रिस्पॉन्स आता है, उस रिस्पॉन्स को वापस से क्लाइंट मशीन पर यानी कि आपके कंप्यूटर पर भेजता है और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार एक वेब ब्राउज़र सर्वर एवं क्लाइंट के बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है। तो वेब ब्राउज़र क्या करता है, आपके कंप्यूटर या कहे तो क्लाइंट मशीन और इंटरनेट के सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ऑलराइट गाइस, आगे लिखा है सर्वप्रथम इंटरनेट से जुड़ने के बाद वेब ब्राउज़र को प्रारंभ किया जाता है। यानी कि जब भी आप अपने इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। तो आप जब भी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में आपको इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए वेब ब्राउज़र को ओपन करना पड़ता है और वेब ब्राउज़र को ओपन करने के बाद एड्रेस बार में या कहे तो सर्च इंजन पर आपको URL को टाइप करना पड़ता है। तो URL को टाइप करते हैं या फिर आजकल तो आप डायरेक्ट ही सर्च कर देते हैं। आगे लिखा है इस URL को वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट के रूप में सर्वर को दे देता है। अब आप वेब ब्राउज़र के सर्च इंजन में जो कुछ भी सर्च करते हैं तो आपकी जो रिक्वेस्ट होती है वो वेब ब्राउज़र किसको दे देता है, इंटरनेट के सर्वर को दे देता है, भेज देता है और सर्वर से प्राप्त रिस्पांस और सर्वर से जो रिजल्ट आता है उसको वापस से वेब ब्राउज़र की सहायता से क्लाइंट को प्राप्त कराता है और वापस से जो इंटरनेट के सर्वर से रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को वापस से आपकी मशीन पर, आपके कंप्यूटर पर प्रोवाइड कर देता है, दिखा देता है। आगे लिखा है गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स और नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर आदि वेब ब्राउज़र के ही उदाहरण हैं। और दोस्तों जो गूगल क्रोम है, मोजिल्ला फायरफॉक्स है, नेटस्केप नेविगेटर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं किसके, वेब ब्राउज़र के। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में गाइस बात करते हैं व्हाट इज़ वेब पेज और हाइपर टेक्स्ट पेज। तो ये वेब पेज क्या होता है और हाइपर टेक्स्ट पेज क्या होता है, इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ऐसा पेज जिस पर वेबसाइट की कोई भी सूचना या जानकारी को प्रदर्शित किया जाता है उसे हम वेब पेज कहते हैं। तो गाइस वेब पेज क्या होता है, वेब पेज इंटरनेट में एक ऐसा पेज होता है जिस पर आपको किसी वेबसाइट की कोई भी सूचना या जानकारी दी जाती है या दिखाई जाती है, तो उसे हम वेब पेज कहते हैं। वेब पेज पर डेटा या सूचना को टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और जो वेब पेज होता है उस पर आपको जो जानकारी या सूचना दी जाती है वो किसी टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकती है, किसी फोटो, किसी वीडियो या किसी ग्राफ के फॉर्मेट में हो सकती है। आगे लिखा है जो HTML के प्रयोग से कोड किए जाते हैं, यानी कि जो वेब पेज होते हैं उनको हम कैसे बनाते हैं, उनको HTML के थ्रू बनाते हैं। HTML एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कोडिंग करी जाती है, प्रोग्रामिंग करी जाती है और उसी की सहायता से वेब पेज या वेबसाइट का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। आगे लिखा है इसका प्रयोग कर बनाए गए पेज या वेब पेज को हाइपर टेक्स्ट पेज के नाम से जाना जाता है। और गाइस जो HTML पेज होते हैं, HTML में जो कोडिंग करी जाती है, तो HTML की सहायता से जो कोड लिखा जाता है, जो पेज बनाया जाता है, उस पेज को हम हाइपर टेक्स्ट पेज या वेब पेज के नाम से भी जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका वेब पेज होता है उसे ही हम हाइपर टेक्स्ट पेज भी बोलते हैं। इसके बाद में गाइस बात करते हैं व्हाट इज़ वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है, तो यहाँ पर लिखा है वेबसाइट का निर्माण कई सारे वेब पेजेस को जोड़कर किया जाता है। जो वेबसाइट होती है इसको कैसे बनाया जाता है, कई सारे वेब पेजेस को जोड़ दिया जाता है, आपस में जोड़ देते हैं तो वही वेबसाइट बन जाती है। इसमें वेबसाइट के मुख्य पेज को होम पेज या मेन पेज कहा जाता है और पूरी वेबसाइट का जो मुख्य पेज होता है, जो सबसे मेन पेज होता है, उस मेन पेज को हम होम पेज और मेन पेज भी कहते हैं।
आगे लिखा है किसी वेबसाइट में कई पेजेस को आपस में जोड़ने के लिए एक लिंक या बटन का प्रयोग किया जाता है। और गाइस जो हमारी वेबसाइट होती है कई सारे वेब पेजेस से मिलकर के बनी होती है, तो इन कई सारे वेब पेजेस को आपस में जोड़ने के लिए या तो लिंक का इस्तेमाल किया जाता है या फिर किसी बटन का, जिसे हाइपर लिंक भी कहते हैं। और ये जो लिंक होती है या जो बटन होती है इसको हम हाइपर लिंक बोलते हैं। आगे लिखा है लिंक पर क्लिक करने पर ये नीले रंग की हो जाती है। और गाइस जो कोई भी जहाँ पर लिंक होती है तो उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो वो बैगनी कलर की हो जाती है या नीले रंग की हो जाती है, तो उसको हम हाइपर लिंक बोलते हैं। इसके बाद में गाइस बात करते हैं व्हाट इज़ वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस यहाँ पर लिखा है यह वह मशीन है जो अपने अंदर स्टोर डेटा या सूचना को एक वेब पेज के रूप में क्लाइंट के कंप्यूटर पर दिखाती है। तो वेब सर्वर क्या करता है, वेब सर्वर एक मशीन होती है और अपने अंदर स्टोर डेटा को, अपने अंदर स्टोर सूचना को ये क्लाइंट कंप्यूटर पर एक वेब पेज के रूप में दिखाती है। आगे लिखा है अलग अलग वेब सर्वर का एक यूनिक नाम या IP एड्रेस होता है। और गाइस जो वेब सर्वर होते हैं ये अलग अलग वेब सर्वर का एक यूनिक नाम होता है या कहें तो एक अलग यूनिक IP एड्रेस होता है जिसके द्वारा उसके सर्वर को एक्सेस किया जाता है, जैसे ईमेल सर्वर। तो गाइस कोई भी वेब सर्वर होता है उसको उसके IP एड्रेस या उसके यूनिक नाम से उसको एक्सेस किया जाता है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं व्हाट इज़ हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है ये हाइपर टेक्स्ट की उन्नतशील विधा है। यानी कि जो हाइपर टेक्स्ट मैंने आपको पीछे बताया था ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है, जिसके माध्यम से टेक्स्ट के साथ साथ वॉइस या वीडियो का भी समावेश किया जा सकता है। यानी कि HTML में कोड लिखते टाइम आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें अपनी वॉइस को भी ऐड कर सकते हैं, अपने वीडियोस को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हाइपर टेक्स्ट का ही एक स्टैंडर्ड वर्जन है या कहे तो एक अपडेटेड वर्जन है। इसके बाद में बात करते हैं व्हाट इज़ URL। URL क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। तो गाइस यहाँ पर लिखा है इसके माध्यम से इंटरनेट पर उपलब्ध किसी विशेष वेब पेज, वेबसाइट, फोटो, वीडियो, ऑडियो, दस्तावेज आदि के एड्रेस को दर्शाया जाता है। तो इंटरनेट में URL की सहायता से किसी स्पेशल वेब पेज को, किसी भी वेबसाइट को, किसी फोटो को, किसी वीडियो को, किसी ऑडियो को, किसी डॉक्यूमेंट, यानी कि इंटरनेट पर आप जो कुछ भी देखते हैं, कोई भी स्पेशल फोटो हो, कोई भी वीडियो हो, तो वो इंटरनेट के सर्वर में कहाँ पर स्टोर है, तो उसका जो एड्रेस होता है उसी एड्रेस को URL दिखाता है। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है और इसको हम यूनिक रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं। आगे लिखा है इसके माध्यम से वेब ब्राउज़र को पता चलता है कि कोई भी वेब पेज पर डेटा या सूचना या जानकारी इंटरनेट पर किस जगह पर स्टोर है। और गाइस URL की सहायता से पता चलता है कि किसी भी वेब पेज पर जो भी डेटा या सूचना स्टोर है उसकी जानकारी इंटरनेट के सर्वर में कहाँ पर स्टोर है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं व्हाट इज़ IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है किसी नेटवर्क द्वारा एक से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए एक यूनिक एड्रेस की आवश्यकता होती है जिसे IP अर्थात इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। तो IP एड्रेस क्या होता है, किसी नेटवर्क के द्वारा जब एक से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है तो आपस में जोड़ने के लिए उनको एक यूनिक एड्रेस की आवश्यकता होती है और उसी यूनिक एड्रेस को हम IP एड्रेस कहते हैं। IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और लाइट गाइस तो एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पर एक IP एड्रेस दिया हुआ है, तो एग्जांपल के लिए अगर किसी कंप्यूटर का IP एड्रेस ये है तो ऐसा IP एड्रेस किसी दूसरे कंप्यूटर का नहीं होगा। जो IP एड्रेस होता है वो यूनिक होता है, वैसा IP एड्रेस किसी दूसरे कंप्यूटर का नहीं होता है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर इंटरनेट यूजर और मशीनों को कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। इन नियमों को प्रोटोकॉल कहते हैं। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कहें तो सेट ऑफ रूल्स को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय जिन नियमों का पालन कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर करता है उन्हीं नियमों को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ऑलराइट गाइस, इसके बाद में बात करते हैं व्हाट इज़ HTTP एंड HTTPS। HTTP क्या है, HTTPS क्या है, तो इन दोनों के बारे में जानते हैं। वेल दोस्तों, ये दोनों के दोनों प्रोटोकॉल हैं जो इंटरनेट की दुनिया में यूज करे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं HTTP और HTTPS क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है ये दोनों ही इंटरनेट प्रोटोकॉल के प्रकार हैं, यानी कि ये दोनों इंटरनेट के प्रोटोकॉल के नाम हैं, उन्हीं के प्रकार हैं, जिसके माध्यम से डेटा को हाइपर टेक्स्ट विधि से प्रस्तुत और संग्रहित किया जाता है। और गाइस इन प्रोटोकॉल की सहायता से इन्हीं के थ्रू जो डेटा होता है उसको हाइपर टेक्स्ट मेथड से प्रेजेंट किया जाता है या उसको इंटरनेट के सर्वर्स में स्टोर किया जाता है। तो जो HTTP होता है, HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और जो HTTPS होता है, HTTPS का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। तो गाइस इन दोनों के कंपैरिजन में जो HTTPS है ये पावरफुल प्रोटोकॉल है क्योंकि ये सिक्योर्ड प्रोटोकॉल होता है। इस प्रोटोकॉल को यूज करने पर आपका डेटा ज़्यादा सिक्योर रहता है एज कम्पेयर टू HTTP। ऑलराइट गाइस, तो चलिए आगे चलते हैं।
इसके बाद में गाइस बात करते हैं व्हाट इज HTML। HTML क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा है इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो HTML है ये एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके माध्यम से वेब पेजेस और वेबसाइट्स का निर्माण किया जाता है और HTML की सहायता से वेब पेज और वेबसाइट का निर्माण होता है, बनाए जाते हैं। दो या दो से अधिक वेब पेजेस को किसी लिंक या हाइपर लिंक के माध्यम से आपस में जोड़ने की सुविधा HTML भाषा के कोड में ही प्राप्त होती है। और गाइस जो HTML प्रोग्रामिंग भाषा है इसके अंदर ही एक फीचर होता है जिसकी सहायता से आप दो या दो से अधिक वेब पेजेस को आपस में हाइपर लिंक मेथड के थ्रू जोड़ सकते हैं, आपस में ऐड कर सकते हैं। आगे लिखा है इसके कोड को किसी भी टेक्स्ट एडिटर में जैसे नोटपैड या वर्डपैड में लिखा जा सकता है। और गाइस जो HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टेक्स्ट होता है जो इसके अंदर कोड लिखा जाता है उसको आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर के अंदर लिख सकते हैं। फिर भले आपका नोटपैड हो, वर्डपैड हो या फिर आपका MS ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो तो आप वहां पर भी HTML के कोड को लिखकर रन कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, चलिए इसके बाद में बात करते हैं व्हाट इज डोमेन नेम। तो यहाँ पर लिखा है यह किसी सर्वर में उपस्थित वेबसाइट को समूह में क्लासिफाई करने का मेथड है। तो डोमेन नेम क्या है? किसी भी सर्वर में उपस्थित किसी भी वेबसाइट्स को एक सेट के रूप में क्लासिफाई करने का मेथड है। यानी कि अगर आपके पास 5-6 वेबसाइट्स हैं और वो किसी एक कैटेगरी में है, किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में है, तो उसको कैटेगराइज करने के लिए डोमेन नेम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपकी वेबसाइट किसी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है तो आपके पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, तो उनको हम एक स्पेशल डोमेन नेम दे देते हैं और उस कैटेगरी में सारी की सारी वेबसाइट्स को ऐड कर देते हैं। तो इसीलिए डोमेन नेम का इस्तेमाल किया जाता है। आगे लिखा है वेबसाइटों के नाम को डोमेन नेम भी कहा जाता है और जो वेबसाइट का नाम होता है उसको भी हम डोमेन नेम कहते हैं और इस पद्धति को डोमेन नेम सिस्टम भी कहते हैं। और जो डोमेन नेम यूज़ करने वाली टेक्नोलॉजी होती है जिन वेबसाइट्स में हम डोमेन नेम को यूज़ करते हैं तो उसका जो सिस्टम होता है उसे हम DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए .edu, .com, .gov, .in, .net। तो इस डोमेन नेम को आसानी से समझने के लिए एग्जाम्पल के लिए आपके पास 10-15 वेबसाइट्स हैं जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, तो ऐसे में उनको हम एक कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं और उस कैटेगरी का नाम हम डोमेन नेम कर देते हैं .edu। तो इसका मतलब ये हो गया, .edu का मतलब हो गया ये जो भी वेबसाइट्स हैं ये सारी की सारी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। इसके अलावा जैसे .com होता है कॉमर्शियल वेबसाइट्स के लिए, .gov यूज़ करते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वेबसाइट्स होते हैं उनमें .in लगाते हैं और नेटवर्क रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं उनमें हम .net लगाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से डोमेन नेम को क्लासिफाई किया जाता है वेबसाइट को कैटेगराइज करने के लिए। ऑलराइट गाइस, इसके बाद में हम बात करते हैं व्हाट इज़ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। ये क्लाइंट सर्वर सिस्टम क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस क्लाइंट और सर्वर को अच्छे से समझने के लिए आप मान सकते हैं, पहले हम सर्वर की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सर्वर का अर्थ है सेवा प्रदाता यानी कि सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्वर हम उसे कहते हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी कि ऐसे कंप्यूटर जो हमको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी नेटवर्क के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सर्वर मशीन कहते हैं या उसको सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। ऑलराइट गाइस, और अगर बात करें क्लाइंट क्या होता है, तो क्लाइंट का मतलब जिसको सेवाएं मिल रही हैं, जो सेवाओं को यूज कर रहा है। ये कंप्यूटर नेटवर्क की ऐसी मशीन है जो सर्वर मशीन से सेवाएं प्राप्त करती है, उसे हम क्लाइंट कहते हैं। यानी कि अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे में इंटरनेट क्या है, इंटरनेट वाला जो मशीन है वो कौन सी मशीन है, वो सर्वर मशीन है। और इंटरनेट को यूज कौन करता है, तो उसको यूज आप करते हैं, आपका कंप्यूटर करता है। तो ऐसे में आप क्लाइंट कहलाएंगे और इंटरनेट सर्वर कहलाएगा। ऑलराइट गाइस, तो अगर आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो ऐसे में आपका कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर हो जाएगा, क्लाइंट मशीन हो जाएगी। और जिस इंटरनेट को आप यूज करते हैं तो इंटरनेट वाला जो कंप्यूटर है, जो मशीन है, उसको हम सर्वर कंप्यूटर बोलेंगे। ऑलराइट गाइस, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है जब किसी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किसी एक मशीन में स्टोर डेटा को भौतिक संसाधनों जैसे USB केबल, SSD, CD दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जाता है तो यह व्यवस्था क्लाइंट सर्वर सिस्टम कहलाती है। यानी कि जब किसी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किसी एक मशीन में स्टोर डेटा को फिजिकल रिसोर्सेज के सहायता से USB केबल या हार्ड डिस्क या CD, तो इनकी सहायता से किसी दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जाता है तो इसी सिस्टम को क्लाइंट सर्वर सिस्टम कहते हैं। यानी कि अगर आप किसी नेटवर्क के अंदर किसी कंप्यूटर में स्टोर डेटा को किसी दूसरे कंप्यूटर में भेजना चाहते हैं, भले ही फिजिकली भेजना चाहें या वायरलेसली भेजना चाहें, यानी कि अगर आप USB केबल के थ्रू भेजना चाहें या वायरलेसली भेजना चाहें, तो आप जिस कंप्यूटर से भेजना चाहते हैं जिस दूसरे कंप्यूटर पर, तो ये कंप्यूटर पर डेटा को आदान प्रदान करने की जो प्रोसेस होती है इसे हम क्लाइंट सर्वर सिस्टम कहते हैं।
इसके बाद में गाइस बात करते हैं व्हाट इज सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा है ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो विभिन्न प्रकार के वेब पेजेस या वेबसाइट्स को सर्वर से क्लाइंट तक पहुँचाता या उसको सर्च करके देता है। तो सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है या कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न प्रकार के वेब पेजेस को या वेबसाइट्स को सर्वर से क्लाइंट तक पहुँचाता है या उसको सर्च करके देता है। यानी कि अगर आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट को एक्सेस करते हैं और किसी भी वेबसाइट को सर्च करना चाहते हैं तो ऐसे में आप सर्च इंजन का इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं, क्योंकि सर्च इंजन का काम होता है कि आप जो कुछ भी सर्च कर रहे हैं, किसी वेब पेज को सर्च कर रहे हैं, किसी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, तो वो इंटरनेट के सर्वर में जहाँ पर भी अपलोड है तो उस सर्वर से आपके कंप्यूटर तक यानी कि क्लाइंट के कंप्यूटर तक पहुँचाता है, उसको सर्च करके देता है। कोई भी वेबसाइट या वेब पेज किसी भी सर्वर में उपस्थित हो तो उसे ढूंढने का कार्य सर्च इंजन करता है। यानी कि पूरे इंटरनेट के सर्वर में कोई भी वेबसाइट, कोई भी वेब पेज कहीं पर भी किसी भी सर्वर में स्टोर हो तो उसको वहां से सर्च करके आपके कंप्यूटर पर रिजल्ट देने का काम सर्च इंजन करता है। गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिल्ला फायरफॉक्स या नेटस्केप नेविगेटर ये सारे सर्च इंजन के प्रमुख उदाहरण हैं, प्रमुख एग्जाम्पल हैं। चलिए इसके बाद में बात करते हैं व्हाट इज ISP। ये ISP क्या होता है? तो गाइस यहाँ पर लिखा है इसका पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ये वो कंपनी है जो अपने यूजर्स को इंटरनेट सुविधा प्रदान करती है। यानी कि ISP क्या है? ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हिंदी में बोले तो इंटरनेट सेवा प्रदाता। और दोस्तों ISP एक कंपनी होती है। कैसी कंपनी होती है? जो अपने यूजर्स को इंटरनेट सर्विस एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करती है। यानी कि ISP के थ्रू ही आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। और दोस्तों पूरी दुनिया भर में बहुत सारी ISP कंपनी हैं जो अपने यूजर्स को इंटरनेट एक्सेस करने की अनुमति देती हैं या कहें तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे जियो है, वोडाफोन है, एयरटेल है, BSNL है। तो गाइस जो आपका सिम कार्ड होता है ना वो ISP कंपनी होती है और अपनी सिम कार्ड की सहायता से ही आप अपने कंप्यूटर पर डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, इंटरनेट को यूज कर पाते हैं। चलिए इसके बाद में बात करते हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? लिखा है यह मार्केट में यूज होने वाला नेटवर्क सिस्टम का पार्ट है जिसमें एक सर्वर से इंटरनेट के माध्यम से अनेक कंप्यूटर लिंक होते हैं तथा रन हो रहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा सभी क्लाइंट कंप्यूटर कार्य करते हैं, जैसे रेलवे रिजर्वेशन। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है? सर्वर और इंटरनेट के माध्यम से अनेक कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। यानी कि एक नेटवर्क के अंदर काफ़ी सारे कंप्यूटर्स इंटरनेट की सहायता से आपस में जुड़े होते हैं और रन हो रहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा सभी क्लाइंट कंप्यूटर कार्य करते हैं। और नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं वो सभी कार्य करते हैं, अपने अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करते हैं और एक साथ में रन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे रेलवे रिजर्वेशन। तो गाइस रेलवे रिजर्वेशन में क्या होता है? आप अपना टिकट बुक करते हैं तो टिकट बुक करने के लिए काफ़ी सारे कंप्यूटर होते हैं, काफ़ी सारी मशीनें होती हैं। तो उन मशीनों पर फटाफट से काम होता है, एक साथ में कई जगहों से काम होते हैं, एक साथ में बहुत सारे टिकट बुक होते हैं अलग अलग कंप्यूटर से। तो इन सभी कंप्यूटर्स को क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के थ्रू जोड़ा जाता है ताकि बारी बारी से टिकट बुक करते हैं और इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में काफ़ी आसानी होती है। ऑलराइट गाइस, इसके बाद में गाइस बात करते हैं व्हाट इज़ वाईफाई। वाईफाई क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा है ये वायरलेस लैन है जिसमें इंटरनेट के जरिए किसी कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डेटा ट्रांसफ़र करने की सुविधा देता है। वाईफाई क्या होता है? वाईफाई एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो कि वायरलेस होता है और इसमें इंटरनेट की सहायता से किसी कंप्यूटर को किसी मोबाइल से या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डेटा को ट्रांसफ़र करने की सुविधा देता है, सर्विस देता है। और इसकी जो स्पीड होती है वो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। तो वाईफाई में क्या होता है? वाईफाई का इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हैं? वाईफाई का इस्तेमाल आप अपने कंप्यूटर को मोबाइल से या कंप्यूटर को किसी अन्य डिवाइस से डेटा को शेयर करने के लिए, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। तो जैसे ये आपकी वाईफाई है तो आप वाईफाई का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं? आप कंप्यूटर को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर के साथ में आप ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं, स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन सभी को कनेक्ट करके आप आपस में एक दूसरे का डेटा शेयर कर सकते हैं या आपस में एक दूसरे के डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसकी डेटा ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड होती है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ तक की होती है। ऑलराइट गाइस, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं व्हाट इज़ वाईमैक्स। वाईमैक्स क्या होता है? तो गाइस वाईमैक्स का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस और ये भी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। यानी कि वाईफाई की तरह वाईमैक्स भी वायरलेस होती है जो 30 से 40 Mbps की स्पीड से डेटा को ट्रांसफ़र करती है। यानी कि इसकी जो डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड होती है वो 30 to 40 Mbps होती है, मेगाबाइट पर सेकंड होती है।
तो जिस स्थान पर वाईमैक्स को लगाना होता है वहाँ वाईमैक्स की डिवाइस को ऊंचाई पर जोड़ दिया जाता है, जो कंपनी के लगे टावर से सीधा इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है और क्लाइंट मशीन में इंटरनेट चालू हो जाता है। हमारी वाईफाई होती है उसी तरीके से वाईमैक्स होती है। वाईमैक्स की स्पीड ज़्यादा होती है, 30 से 40 Mbps की होती है। और इसके साथ में दोस्तों इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, तो जहाँ पर भी आपको वाईमैक्स को लगाना होता है तो उसको वहाँ से ऊंचाई पर, यानी कि काफ़ी ऊंचाई पर लगा दिया जाता है, और ऊंचाई पर लगा देने से वो अपने पास के टावर से जल्दी से कनेक्ट हो जाती है। और जैसे ही वाईमैक्स अपनी कंपनी के टावर से कनेक्ट होता है वो तुरंत इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, चालू हो जाता है, और आपके कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चालू हो जाता है। उसके बाद में आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं व्हाट इज़ हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है यह भी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी कि वाईफाई की तरह हॉटस्पॉट भी होता है। इसको भी आप वायरलेसली यूज करते हैं, जो राउटर के सहारे इंटरनेट से प्राप्त लिंक से सर्विस प्रोवाइड करता है। तो गाइस जो हॉटस्पॉट होता है वो राउटर के सहारे इंटरनेट से जो लिंक प्राप्त होती है तो उसी लिंक के थ्रू सर्विस को प्रोवाइड कराता है, इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करता है। यह वाईफाई टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है, उसी पर बेस्ड होता है। इसका उपयोग कम दूरी के लिए किया जाता है। और जो हॉटस्पॉट होता है इसकी रेंज बहुत कम होती है, जैसे कि एक कमरे में या किसी एक हॉल में या किसी एक कैफ़े में, तो इसकी रेंज बहुत कम होती है। ऑलराइट गाइस, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ नेटवर्किंग, या कहें तो व्हाट इज़ नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या होता है, या नेटवर्किंग क्या होती है। तो यहाँ पर लिखा है जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में डेटा का आदान प्रदान करने के उद्देश्य से किसी नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा आता है तो यह प्रक्रिया नेटवर्किंग कहलाती है। तो नेटवर्किंग क्या होता है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में डेटा को आदान प्रदान करने के उद्देश्य से, यानी कि डेटा को आपस में शेयर करने के पर्पज़ से किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, तो नेटवर्क से कनेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम नेटवर्किंग कहते हैं। ऑलराइट गाइस, इसके बाद में बात करते हैं व्हाट इज़ टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है ये नेटवर्किंग जैसी ही होती है। जो टोपोलॉजी होती है बिल्कुल सेम नेटवर्किंग जैसी होती है, यानी कि डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है ताकि वो आपस में एक दूसरे का डेटा शेयर कर सकें, परंतु इसमें कंप्यूटर्स को भौतिक रूप से आपस में जोड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों जो टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें जो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है वो फिजिकली जोड़ा जाता है, यानी कि वायर के थ्रू जोड़ा जाता है। फिर भले वो आपकी लैन केबल हो या कॉक्सियल केबल हो या फाइबर ऑप्टिक केबल हो या ट्विस्टेड पेयर केबल हो, तो टोपोलॉजी के अंदर जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किया जाते हैं उनको वायर के थ्रू जोड़ा जाता है। ऑलराइट गाइस, चलिए इसके बाद में बात करते हैं व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ये डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को हिंदी में डाटा संचरण व्यवस्था भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा है डेटा या सूचना को एक स्थान से, एक कंप्यूटर से, एक नेटवर्क से दूसरे तक भेजना इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। तो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन पर्पज़ क्या होता है कि डेटा या सूचना को एक कंप्यूटर से, एक स्थान से, एक नेटवर्क से दूसरे स्थान, दूसरे कंप्यूटर या दूसरे नेटवर्क तक भेजना। ऑलराइट गाइस, तो यही इसका कार्य होता है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का, जिसे 4 चरणों में पूरा किया जाता है। और इस कार्य को कैसे किया जाता है, इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहला सेंडर, दूसरा मीडियम, तीसरा रिसीवर और चौथा प्रोटोकॉल। इन चारों चरणों की सहायता से डेटा को एक नेटवर्क से, एक कंप्यूटर से, एक स्थान से दूसरे कंप्यूटर, नेटवर्क या स्थान पर भेजा जाता है। ऑलराइट गाइस, तो इसे हम डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद में गाइस बात करते हैं व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, तो यहाँ पर लिखा है जब कई ट्रांसमीटर के द्वारा प्रसारित किए गए डेटा को एक साथ किसी एक संचार लाइन में छोड़ा जाता है या भेजा जाता है तो यह क्रिया मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जब कई सारे ट्रांसमीटर से एक साथ में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचार लाइन के थ्रू छोड़ा जाता है या भेजा जाता है, तो ऐसे में ये जो प्रोसेस होती है इसे हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं व्हाट इज़ डीमल्टीप्लेक्सिंग। अब ये डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है इकट्ठे प्राप्त हुए डेटा को अलग अलग करके उनके रिसीवर को देने की क्रिया डीमल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। तो मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग में कई सारे ट्रांसमीटर के साथ में डेटा को भेजा जाता है, एक ही लाइन में भेजा जाता है, ठीक है। लेकिन डीमल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, इसमें इकट्ठे प्राप्त हुए डेटा को अलग अलग करके, यानी कि इसमें एक संचार लाइन में भेजा जाता है और इसमें अलग अलग संचार लाइन में डेटा को भेजा जाता है। तो इस क्रिया को हम डीमल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। ऑलराइट गाइस, तो चलिए इसके बाद में बात करते हैं व्हाट इज़ ट्रांसमीटर। ये ट्रांसमीटर क्या होता है, तो गाइस यहाँ पर लिखा है ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका प्रयोग एनालॉग या डिजिटल सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर
या कहे तो सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, जो किसी निश्चित आवृत्ति पर कार्य करती है। तो ट्रांसमीटर क्या होता है? ट्रांसमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसका यूज किया जाता है एनालॉग या डिजिटल सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, या सेंडर को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए, या सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसमिट करने के लिए। ऑलराइट गाइस, और ये एक निश्चित फ्रिक्वेंसी पर यानी कि एक फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी पर कार्य करती है। ऑलराइट गाइस, इसके बाद में बात करते हैं व्हाट इज़ वर्क स्टेशन। ये वर्क स्टेशन क्या होता है? तो गाइस यहाँ पर लिखा है इन्हें नोड या क्लाइंट भी कहा जाता है। जो वर्क स्टेशन होता है इसको हम नोड भी कहते हैं, इसको क्लाइंट भी कहते हैं। यानी कि जो यूजर का कंप्यूटर होता है उसको हम क्लाइंट भी कहते हैं, उसको वर्क स्टेशन भी कहते हैं। जो किसी नेटवर्क में सर्वर से जुड़े होते हैं, यानी कि जो सर्वर होता है, जो क्लाइंट होता है, मैंने आपको पीछे बताया सर्वर क्लाइंट क्या होता है। तो सर्वर क्लाइंट में जो क्लाइंट होता है उसे हम वर्क स्टेशन बोलते हैं। तो आगे लिखा है वर्क स्टेशन कंप्यूटर के द्वारा क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर के द्वारा साझेदारी और हिस्सेदारी कर सकता है। तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ में साझेदारी कर सकते हैं, यानी कि डेटा को शेयर कर सकता है, और साथ ही साथ उसमें हिस्सेदारी भी कर सकता है, उसमें पार्टनरशिप भी कर सकता है। ऑलराइट गाइस, चलिए इसके बाद में बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारे व्हाट इज़ हब। तो ये हब क्या होता है, हब के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इसका उपयोग एक नेटवर्क में अलग अलग कंप्यूटर के तारों को एक जंक्शन पर जोड़ने के लिए किया जाता है। तो गाइस हब क्या होता है? हब का मतलब हब एक ऐसी डिवाइस होती है जहाँ पर अलग अलग नेटवर्क के तारों को एक जंक्शन पर जोड़ दिया जाता है, एक ही पॉइंट पर जोड़ दिया जाता है, तो उसे हम हब कहते हैं। ऑलराइट गाइस, इसके बाद में बात करते हैं पीयर टू पीयर क्या होता है, या कहे तो पीयर टू पीयर क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है इस प्रकार के नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर सर्वर तथा क्लाइंट दोनों प्रकार के कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो पेयर टू पेयर में क्या होता है, अगर आपके पास कोई क्लाइंट कंप्यूटर है या फिर कोई सर्वर कंप्यूटर है, तो जो आपका क्लाइंट कंप्यूटर है वो सर्वर कंप्यूटर की तरह और सर्वर कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर की तरह दोनों तरह के कार्य करने में कैपेबल होते हैं, सक्षम होते हैं। ऑलराइट गाइस, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में गाइस बात करते हैं व्हाट इज़ टीसीपी आईपी। यह टीसीपी क्या होता है, आईपी क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा है टीसीपी आईपी इंटरनेट में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का एक समूह होता है, जिसमें टीसीपी अर्थात ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी अर्थात इंटरनेट प्रोटोकॉल को मुख्य माना जाता है। तो गाइस टीसीपी आईपी क्या होता है? इंटरनेट में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, मैंने आपको पीछे बताया था। इंटरनेट में जो रूल्स को फॉलो किया जाता है, जो रूल्स का सेट होता है, उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इंटरनेट में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, और उन बहुत सारे प्रोटोकॉल्स में से दो प्रोटोकॉल मेन होते हैं। एक होता है टीसीपी, एक होता है आईपी। टीसीपी का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये दोनों प्रोटोकॉल जो होते हैं ये मेन प्रोटोकॉल होते हैं पूरे इंटरनेट में। आगे लिखा है इसका उपयोग हेटेरोजेनियस नेटवर्क अर्थात असमान नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। तो जब डिफरेंट टाइप के नेटवर्क होते हैं, जैसे पैन लैन या फिर पैन या मैन, तो इस तरीके से जो नेटवर्क होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए इस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम टीसीपी बोलते हैं। ऑलराइट, इसमें टीसीपी का मुख्य कार्य क्या होता है? डेटा को छोटे छोटे बंडलों में बांटना। और आईपी का मुख्य कार्य होता है उन बंडलों और पैकेटों को नेटवर्क में सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। तो वैसे टीसीपी आईपी में इनका मुख्य कार्य क्या होता है? टीसीपी का कार्य होता है जो डेटा होता है उसको छोटे छोटे बंडलों में डिवाइड कर देना, छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में डिवाइड कर देना। और आईपी का काम होता है कि उनको जहां तक पहुंचाना है, यानी कि उनकी जो डेस्टिनेशन है, उनका जो सोर्स है, तो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम आईपी का होता है। ऑलराइट गाइस, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं व्हाट इज़ लैन केबल। ये लैन केबल क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा है किसी कंप्यूटर में भौतिक रूप से नेटवर्क से जोड़ना या इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड पर लैन केबल के लिए कनेक्टर स्विच लगा होता है, जिसमें लैन केबल को कनेक्ट करके कंप्यूटर में इंटरनेट को एक्सेस किया जाता है। तो गाइस लैन केबल क्या होता है? जब किसी कंप्यूटर को वायर के थ्रू यानी कि फिजिकली कनेक्ट किया जाता है किसी नेटवर्क से इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, तो ऐसे में कंप्यूटर पर मदरबोर्ड जो लगा होता है उसमें एक स्विच लगा होता है जहाँ पर लैन केबल को कनेक्ट किया जाता है। और लैन केबल को कनेक्ट करने के बाद में क्या होता है, जैसे आप लैन केबल को कनेक्ट कर देते हैं वैसे ही आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस हो जाता है, इंटरनेट चालू हो जाता है। उसके बाद में आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं व्हाट इज़ नेट सेटर। ये नेट सेटर क्या होता है? तो सामान्यतः इसका प्रयोग कंप्यूटर में इंटरनेट सेवा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि नेट सेटर का इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। इस डिवाइस में सिम कार्ड लगाकर हम आसानी से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, और नेट सेटर के अंदर हम सिम कार्ड का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस नेट सेटर में हम अपनी सिम कार्ड लगा करके अपने कंप्यूटर में आसानी से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं।
चलिए इसके बाद में बात करते हैं व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। ये साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? तो गाइस यहाँ पर लिखा है इस व्यवस्था में इंटरनेट पर होने वाले अपराध, किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड, स्कैम या अटैक या कोई भी गैर कानूनी कार्य पर नज़र रखे जाते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर इंटरनेट पर होने वाले अपराध, इंटरनेट पर होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड या स्कैम या किसी भी तरीके के अटैक के बारे में या किसी भी तरीके की गैरकानूनी काम जो इलीगल काम होते हैं, तो इन सब चीज़ों पर नज़र रखी जाती है साइबर सिक्योरिटी टीम के थ्रू। ऑलराइट गाइस, यह कार्य अति महत्वपूर्ण है जिसे कुछ विशेष वैज्ञानिकों और विद्वानों की देखरेख में किया जाता है और इंटरनेट यूजर्स को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो वह साइबर सिक्योरिटी की एक टीम होती है जो कि इंटरनेट पर होने वाले इलीगल काम या अपराध या किसी भी तरीके के फ्रॉड स्कैम के बारे में नज़र रखता है और इसके साथ ही साथ इंटरनेट यूजर्स को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। तो ये सारा काम करने के लिए टीम बनाई जाती है जिसे हम साइबर सिक्योरिटी टीम भी बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, इसके बाद में गाइस बात करते हैं एफटीपी क्या होता है। तो एफटीपी आपने सुना होगा, एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये एफटीपी क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा है जैसा कि इसका पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसे इंटरनेट में किसी एक कंप्यूटर की फाइल को किसी दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एफटीपी क्या होता है? एफटीपी एक ऐसा ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है या कहे तो एक ऐसा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जिसका प्रयोग किया जाता है इंटरनेट में किसी एक कंप्यूटर की फाइल को किसी दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए। ऑलराइट गाइस, आगे बात करते हैं टैब क्या होता है। तो टैब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लिखा है टैब किसी ब्राउजर का वो भाग होता है जहां पर हम सर्च इंजन का प्रयोग कर किसी वेबसाइट या वेब पेज पर विजिट करते हैं। तो गाइस टैब क्या होता है? टैब हमारे ब्राउजर का ऐसा पार्ट होता है जहां पर हम सर्च इंजन को यूज करते हैं और किसी वेबसाइट या वेब पेज पर विजिट करते हैं। अब एग्जांपल के लिए आप जैसे अपने स्मार्टफोन को ओपन करते हो तो स्मार्टफोन में सबसे पहले आप जो सर्च इंजन देखते हो ना, जहां पर आपको गूगल लिखा दिखाई देता है, उसके नीचे सर्च इंजन बना होता है, तो वो जो आपको पेज दिखाई देता है ना, उसी पेज को हम टैब बोलते हैं। और उसी टैब के अंदर आप क्या करते हो? आप अपनी क्वेरीज को सर्च करते हो। ऑलराइट गाइस, और आगे लिखा है ये दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य और एक इनकॉग्निटो टैब। तो आपको इनकॉग्निटो टैब तो पता ही होगा कैसा टैब होता है। इनकॉग्निटो टैब में आपकी हिस्ट्री वगैरह, आपका जो आईपी एड्रेस वगैरह होता है, ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती हैं। और आपका एक नॉर्मल टैब होता है जो कि आपको नॉर्मली दिखाई देता है जब भी आप अपने गूगल क्रोम वगैरह को ओपन करते हो। ऑलराइट गाइस, इसके बाद में बात करते हैं ये नेटवर्क क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को किसी भौतिक या प्राकृतिक रूप से दोनों का डेटा और संसाधन साझा करने के उद्देश्य से आपस में जोड़ा जाता है तो उसे एक नेटवर्क के नाम से जाना जाता है, जैसे लैन, वैन या मैन। तो नेटवर्क क्या होता है? तो गाइस नेटवर्क उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे का डेटा शेयर करने के पर्पस से फिजिकली यानी कि वायर के थ्रू या प्राकृतिक रूप से यानी कि वायरलेसली जोड़ा जाता है, तो ऐसे में उसे हम नेटवर्क कहते हैं। ऑलराइट गाइस, जैसे आप चाहें तो आप तारों के साथ में एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ सकते हो, या चाहे तो बिना तारों के भी आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ सकते हो। तो ऐसे में जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में डेटा शेयर करने के पर्पस से या आपस में रिसोर्सेज को शेयर करने के पर्पस से जोड़ा आता है, तो ऐसे में वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे लैन नेटवर्क है, वैन है, मैन है, तो इसके बारे में भी आपको पता होगा। इसके बाद में बात करते हैं होस्ट क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है होस्ट वो मशीन या कंप्यूटर होता है जिसे सर्वर मशीन से सेवाएं प्राप्त होती हैं। इसे क्लाइंट मशीन के नाम से भी जाना जाता है। अब होस्ट क्या होता है? तो होस्ट एक मशीन होती है, इसको आप मशीन भी मान सकते हो, इसको आप कंप्यूटर भी मान सकते हो, जिसे सर्वर मशीन से सेवाएं प्राप्त होती हैं। और जो आपकी होस्ट मशीन होती है, उस होस्ट मशीन को सर्वर सेवाएं प्रदान करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसे क्लाइंट मशीन के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारा होस्ट कंप्यूटर होता है, होस्ट मशीन होता है, उसे हम क्लाइंट मशीन के नाम से भी जानते हैं। अभी होस्ट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं सर्वर क्या होता है। तो लिखा है सर्वर वो मशीन या कंप्यूटर होता है जो किसी होस्ट या क्लाइंट मशीन को सेवाएं प्रदान करता है। सर्वर क्या होता है? सर्वर एक ऐसी मशीन होती है, एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो क्लाइंट मशीन को या कहे तो होस्ट मशीन को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब उदाहरण के लिए अब एग्जाम्पल समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि होस्ट और सर्वर आखिर में कहते किसको हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है इंटरनेट और लैपटॉप, तो जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट को हम सर्वर बोलते हैं। और जैसे आपका कंप्यूटर है, मेरा लैपटॉप है, तो ऐसे में हम उसे क्लाइंट बोलते हैं। तो इंटरनेट को आप सर्वर कंप्यूटर या सर्वर मशीन बोल सकते हो, और अगर आपका लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर है तो आप उसको क्लाइंट मशीन या क्लाइंट कंप्यूटर बोल सकते हो। तो गाइस अब होस्ट और सर्वर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप मान सकते हो, तो जैसे हमारा इंटरनेट होता है तो हम अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप का इस्तेमाल करके इंटरनेट को यूज करते हैं और इंटरनेट से सेवाएं प्राप्त करते हैं। तो ऐसे में जो आपका लैपटॉप हो जाएगा वो क्लाइंट हो जाएगा, और इंटरनेट से आप सेवाएं प्राप्त करते हो, तो ऐसे में ये हमारा सर्वर हो जाएगा।
तो सर्वर ऐसी मशीन को कहते हैं जिससे क्लाइंट मशीन हमारी सेवाएं प्राप्त करती है। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे लिखा है सर्वर को पेरेंट या बेस कंप्यूटर भी कहते हैं। जो हमारा सर्वर कंप्यूटर होता है इसको हम पेरेंट कंप्यूटर या बेस कंप्यूटर भी कहते हैं, और जो हमारा होस्ट होता है तो होस्ट को हम चाइल्ड या ड्राइव्ड कंप्यूटर भी कहते हैं, और जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो हमारा क्लाइंट कंप्यूटर होता है, तो उसे हम चाइल्ड कंप्यूटर या ड्राइव्ड कंप्यूटर भी कहते हैं। ऑलराइट गाइस, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद में गाइस बात करते हैं आज के इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा 51वां टॉपिक है, जो कि लिखा है थिंग्स रिक्वायर्ड टू एक्सेस इंटरनेट। अब इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट की सेवा को प्राप्त करने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर लिखा है इंटरनेट सुविधा लेने के लिए हमें निम्न सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। अब इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हो अगर आप, तो उसके लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहला तो आपको एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज, आपके पास इंटरनल या एक्सटर्नल मॉडेम होना चाहिए। इसके बाद में आपके पास एक टेलीफोन लाइन होना चाहिए या फिर कोई एक नेटवर्क होना चाहिए। तो आप कोई नेटवर्क भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर चाहे टेलीफोन लाइन से भी कनेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद में आपके पास एक वेब ब्राउजर होना चाहिए, जैसे कि गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है। तो आपके पास कोई भी एक वेब ब्राउजर होना चाहिए, ताकि इंटरनेट को आप कैसे यूज करोगे? वेब ब्राउजर की सहायता से यूज करोगे। तो आपके पास ये 4 चीजें होनी चाहिए इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। ऑलराइट गाइस, आगे लिखा है वर्तमान समय में यूजर किसी भी डेटा कार्ड या डेटा प्लान के द्वारा भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। अब गाइस आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, अगर आप अपने स्मार्टफोन, अपने कंप्यूटर पर डेटा को एक्सेस करना चाहते हो, तो इसके लिए आप चाहे तो डेटा कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो आपका डेटा प्लान होता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, और इसकी सहायता से आप अपने इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज की इस वीडियो में मैंने आपको 51 टॉपिक के बारे में बताया, जो कि रिलेटेड थे इंटरनेट से। तो आई होप आपको इंटरनेट से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। तो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए, और ऐसे और ज्यादा वीडियो सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कंप्यूटर को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।